सोचिए एक ऐसी किताब के बारे में जिसे वॉरेन बफेट अपनी बाइबल कहते हैं। एक ऐसी किताब जो आपको मार्केट के नॉइज से मतलब रोज के उतार चढ़ाव से वैल्यू को अलग करना सिखाती है। राइट, ये हॉट टिप्स या कल प्राइस क्या होगा ये गेस करने के बारे में बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, ये एक डिसिप्लिन है, एक पूरा फ्रेमवर्क है ना? एग्जैक्टली। आज हम बेंजामिन रैम और डेविड डॉड की क्लासिक सिक्योरिटी एनालिसिस की गहराइयों में उतरेंगे। हमारा मिशन है इसकी कोर प्रिंसिपल्स को मेथोडिकली समझना। हम इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन के बीच के फर्क को जानेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के क्रूशियल कॉन्सेप्ट को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि एक कंपनी का क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव एनालिसिस कैसे किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट हम ये भी देखेंगे कि ये 1934 के प्रिंसिपल्स आज मतलब 2026 के कॉम्प्लेक्स टेक एंड एनर्जी स्टॉक्स पर कैसे लागू होते हैं। अच्छा, इसके लिए हम ओरिजिनल टेक्स्ट के साथ साथ सेथ क्लामन जैसे मॉडर्न वैल्यू इन्वेस्टिंग जायंट्स की एनालिसिस भी देख रहे हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। सबसे फंडामेंटल सवाल जो ग्रेलम पूछते हैं, इन्वेस्टिंग और स्पेकुलेटिंग में क्या अंतर है? हाँ, और ये वॉल स्ट्रीट पे सिर्फ टाई पहनने के बारे में तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। ग्राहम की डेफिनेशन बहुत ही प्रिसाइज है। वो कहते हैं एन इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन इज वन विच अपॉन थरो एनालिसिस, मतलब गहन विश्लेषण के बाद हाँ, promises safety of principle and a satisfactory return। जो ऑपरेशन इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करता वो स्पेकुलेशन है। इसे थोड़ा तोड़ते हैं। थरो एनालिसिस का मतलब है अवेलेबल फैक्ट्स की स्टडी, ना कि फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस पर दाव लगाना। बिल्कुल। जैसे नेटफ्लिक्स को उसकी हाईएस्ट अर्निंग्स के 140 टाइम्स प्राइस पर खरीदना, ये तो स्पेकुलेशन ही हुआ, इन्वेस्टमेंट नहीं। एग्जैक्टली। और व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल से ही सेंट्रल आइडिया आता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसका मतलब है किसी सिक्योरिटी को उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू या कह लीजिए असली कीमत से काफी कम दाम पर खरीदना। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है आपकी अपनी गलती, बैड लक या मार्केट की रैशनैलिटी के खिलाफ। मतलब अगर मुझे लगता है कि एप्पल का शेयर 230 का है हाँ। और मैं उसे 210 में खरीदती हूँ तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। ग्रेम के हिसाब से नहीं, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहाँ है, वो तो लगभग जीरो है। तो एक इन्वेस्टर ये थरो एनालिसिस करता कैसे है? ग्राहम ने इन्फॉर्मेशन को 2 टाइप्स में बांटा है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। एग्जैक्टली। क्वांटिटेटिव डेटा मतलब नंबर्स, जैसे कैपिटलाइजेशन, अर्निंग्स, डिविडेंड्स, एसेट्स और लायबिलिटीज, ये सब ठोस आंकड़े हैं। और क्वालिटेटिव फैक्टर्स क्वालिटेटिव फैक्टर्स बिजनेस के नेचर, मैनेजमेंट की क्वालिटी और कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के बारे में है। ग्रेहम का झुकाव क्वांटिटेटिव की तरफ ज्यादा था, राइट? उन्होंने कहा था कि ये डेफिनेट एंड डिपेंडेबल कंक्लूजन्स बनाने के लिए बेहतर है। हाँ, क्योंकि नंबर्स अक्सर क्वालिटेटिव सच को भी उजागर करते हैं। अच्छा, ये कैसे? जैसे क्या मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट है, देखिए कि उनके लीडरशिप में अर्निंग्स और एसेट्स बढ़े हैं या नहीं, नंबर्स कहानी बताते हैं। मेक सेंस। लेकिन ग्राहम ने यह भी जोर दिया कि क्वांटिटेटिव डेटा तभी यूजफुल है जब क्वालिटेटिव सर्वे उसे सपोर्ट करे। उनका एक फेमस कोट है, हाँ, अ सैटिस्फैक्टरी स्टैटिस्टिकल एग्जिबिट इज अ नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ फेवरेबल डिसीजन। मतलब आंकड़े अच्छे होने चाहिए पर सिर्फ आंकड़े ही सब कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसे अप्लाई करते हैं। ग्रेहम ने सिक्योरिटीज को उनके टाइटल से नहीं बल्कि उनके बिहेवियर के हिसाब से क्लासिफाई किया। उन्होंने सबसे सेफ यानी फिक्स्ड वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स जैसे हाई ग्रेड बॉन्ड से शुरुआत की। बॉन्ड्स के लिए फिलॉसफी पूरी तरह डिफेंसिव है। पहला कर्तव्य पैसा कमाना नहीं बल्कि पैसा सुरक्षित रखना है। तो एनालिसिस का फोकस लूजर्स को अवॉइड करने पर होता है। एग्जैक्टली। की क्वांटिटेटिव फैक्टर्स हैं इंटरेस्ट कवरेज, यानी अर्निंग्स इंटरेस्ट पेमेंट्स को कितनी बार कवर करती हैं, और उन अर्निंग्स की स्टेबिलिटी। और फिर आते हैं प्रेफर्ड स्टॉक्स, जो सुनने में तो सेफ लगते हैं पर ग्रेहम उनके खिलाफ चेतावनी देते हैं। वो उन्हें फंडामेंटली वीकर सिक्योरिटी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बॉन्ड्स जिनमें पेमेंट का लीगल प्रॉमिस होता है और कॉमन स्टॉक्स जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल होता है के बीच में फंसे होते हैं। मतलब न घर का न घाट का वाला मामला। बिल्कुल। प्रिफर्ड स्टॉक के एनालिसिस के लिए अर्निंग्स कवरेज और बैलेंस शीट स्ट्रेंथ पर और भी स्ट्रिक्ट टेस्ट्स की जरूरत होती है। एंड हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। अब आते हैं कॉमन स्टॉक्स पर। यहाँ गोल है इंट्रिंसिक वैल्यू खोजना। इंट्रिंसिक वैल्यू किसी बिजनेस की फैक्ट्स पर आधारित असली कीमत है। एसेट्स, अर्निंग्स, डिविडेंड्स। मार्केट प्राइस अक्सर इमोशन से चलने वाली वोटिंग मशीन की तरह होती है, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू एक वेइंग मशीन की तरह है।
वोटिंग मशीन वर्सेस वेइंग मशीन, ये तो ब्रिलियंट एनालॉजी है ना? हाँ। एनालिस्ट का काम एक ऐसा गैप ढूंढना है जहां मार्केट प्राइस कैलकुलेटेड इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी नीचे हो। और यही मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। एग्जैक्टली। ग्रैम का मानना था कि वॉल स्ट्रीट सिर्फ अर्निंग्स पर फोकस करके बैलेंस शीट को इग्नोर करती है। उन्होंने एसेट वैल्यूज को देखकर इनक्रेडिबल बार्गेन्स ढूंढे। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाँ। ये हमें लिक्विडेटिंग वैल्यू के कॉन्सेप्ट पर लाता है, यानी वो पैसा जो ओनर्स को मिलेगा अगर बिजनेस बंद हो जाए और उसके एसेट्स बेच दिए जाएं। अच्छा। इसके लिए उन्होंने करंट एसेट वैल्यू, करंट एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज को एक रफ प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल किया। इसका कोई एग्जाम्पल दीजिए। सोर्सेज में व्हाइट मोटर कंपनी का जिक्र है। एक क्लासिक केस, 1931 में कंपनी की मार्केट वैल्यू थी, मान लीजिए 40 करोड़ रुपए। ओके। लेकिन उसकी बुक्स में सिर्फ कैश एसेट्स, सारी लायबिलिटीज चुकाने के बाद 40 करोड़ रुपए से ज्यादा थे। एक मिनट, मतलब आप बिजनेस को उसके बैंक अकाउंट में पड़े कैश से भी कम दाम में खरीद रहे थे? उससे भी कम में, और इसके ऊपर इन्वेंट्रीज और प्लांट्स जैसे फिक्स्ड एसेट्स भी थे। एसेंशियली आप बिजनेस को उसके बैंक अकाउंट में पड़े कैश से भी कम दाम में खरीद रहे थे और बाकी की पूरी कंपनी मुफ्त में पा रहे थे। ये तो $for 50 cents का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। बिल्कुल। ये वर्किंग कैपिटल से भी जुड़ता है ना? वो फेमस 2:1 रेशियो। यस, पुराना रूल ऑफ थंब था कि हर 1 रुपए की करंट लायबिलिटीज के लिए कम से कम 2 रुपए के करंट एसेट्स होने चाहिए। ये कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और मुश्किल समय से निकलने की उसकी क्षमता का एक बेसिक टेस्ट है। सही कहा। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर टुडेज इन्वेस्टर? आप 1934 के प्रिंसिपल्स को 2026 की एक टेक या एनर्जी कंपनी पे कैसे अप्लाई करेंगे? अच्छा सवाल है। जिनके पास शायद टैंजिबल एसेट्स बहुत कम हो। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, सेथ क्लॉरमन जैसे मॉडर्न वैल्यू इन्वेस्टर्स ने इसे एड्रेस किया है। प्रिंसिपल्स टाइमलेस हैं, पर मैट्रिक्स इवॉल्व होते हैं। आज सिर्फ अर्निंग्स की जगह फोकस फ्री कैश फ्लो पर है। फ्री कैश फ्लो? हाँ, वो एक्चुअल कैश जो एक बिजनेस सारे खर्चों और इन्वेस्टमेंट्स के बाद जनरेट करता है। कैश इज किंग, यू नो। और एक सॉफ्टवेयर डेवलपर या इंटरनेट सर्च इंजन जैसी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालेंगे? एनालिसिस का कोर वही रहता है। आप वही सवाल पूछते हैं, क्या बिजनेस प्रेडिक्टेबल है? ओके। उसकी सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी कैसी है? क्या उसके पास कोई कंपेटिटिव एडवांटेज या मोट है जो उसके कैश फ्लो को प्रोटेक्ट करता है? मोट मतलब किले के चारों ओर की खाई? एग्जैक्टली। टूल्स अडेप्ट होते हैं, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ खरीदने की फिलॉसफी आज भी बेडरॉक है। रिस्क आज भी परमानेंट लॉस की प्रोबेबिलिटी है, सिर्फ प्राइस वॉलेटिलिटी या बीटा नहीं। तो सिक्योरिटी एनालिसिस कोई पेंट बाय नंबर्स एक्सरसाइज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक डिसिप्लिन है, एक माइंडसेट है। ये स्केप्टिसिज्म, इन डेप्थ एनालिसिस और उस एक्सेप्शनल केस का इंतजार करने के पेशेंस के बारे में है। ग्राम का लक्ष्य दौलत का वादा करना नहीं, बल्कि तबाही से बचाना था। कोर आइडिया है फोकस को गेन्स मैक्सिमाइज करने से हटाकर लॉसेस मिनिमाइज करने पर लाना। बिल्कुल। जैसा कि क्लारमैन कहते हैं, आप शायद जल्दी अमीर ना बने, पर आपके पास जो है वो बचा रहेगा, एंड यू आर लाइकली टू गेट रिच स्लोली। और अंत में सोचने के लिए एक विचार। ग्राहम ने लिखा था कि स्टॉक मार्केट शॉर्ट रन में एक वोटिंग मशीन है और लॉन्ग रन में एक वेइंग मशीन। आज के हाई स्पीड और सेंटिमेंट ड्रिवन मार्केट्स को देखते हुए क्या शॉर्ट रन और लंबा हो गया है और वेइंग मशीन धीमी और कम भरोसेमंद हो गई है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। या फिर क्या ये वॉलेटिलिटी एक पेशेंट एनालिस्ट के लिए और भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज पैदा करती है?